तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, और आपको हमारे आगे का रोड मैप आपको मिल गया होगा कि हम लोग आगे कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन सीखेंगे। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है? तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोपगेशन का मतलब होता है कि कुछ स्प्रेड होना। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपना इनपुट देते हैं, वो इनपुट हमारा फर्दर न्यूरॉन्स, हिडन न्यूरॉन और आउटपुट न्यूरॉन की तरफ जाता है। उसके अंदर कुछ कंप्यूटेशंस परफॉर्म होते हैं, वो कुछ एक्टिवेशन फंक्शन से पास होता है। वो जो हमारा डेटा है, इनपुट डेटा फीचर्स, वो स्प्रेड होते रहते हैं, और उसके बाद आखिरी में वो हमारा आउटपुट की फॉर्म में हमें आंसर मिल जाता है। तो हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, इनपुट हमारा आगे बढ़ता रहता है, वो स्प्रेड होता रहता है जगह जगह न्यूरॉन्स के अंदर, और उसके बाद हमें एक आउटपुट मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। फॉरवर्ड प्रोपगेशन का यूज़ कहाँ होता है? फॉरवर्ड प्रोपगेशन का यूज़ आपके हर एक न्यूरल नेटवर्क में होता है। आप जितने भी न्यूरल नेटवर्क अपनी लाइफ में एनकाउंटर करेंगे फ्यूचर में, उन सब के अंदर फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम लोगों को इनपुट देना होता है, इनपुट के साथ हम लोगों को फिर उसको फर्दर न्यूरॉन में स्प्रेड करना होता है, और फिर हमें आउटपुट लेना होता है। तो हर एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड प्रोपगेशन का स्टेप इन्वॉल्व होता है। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो इसमें हमारे दो स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा प्री एक्टिवेशन और एक होता है हमारा एक्टिवेशन। तो प्री एक्टिवेशन में क्या होता है? प्री एक्टिवेशन के अंदर जो भी हमारा इनपुट होता है, जो भी हमारे पास फीचर होते हैं, वो सारे के सारे हमारे न्यूरॉन में जाते हैं। न्यूरॉन में जाने के बाद जितने भी इनपुट होते हैं वो अपने रिस्पेक्टेड वेट से मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद उन सबका सम होता है, और लास्ट में हम लोग एक बायस टर्म को ऐड कर देते हैं। तो ये सारा काम होता है हमारा प्री एक्टिवेशन के अंदर। तो जो प्री एक्टिवेशन स्टेप जब हमारा खत्म होता है तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आती है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये हम लोग अपने एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं, और यही होता है हमारा स्टेप 2 एक्टिवेशन का। और ये जो भी स्टेप हो रहे होते हैं ये सारे हमारे एक न्यूरॉन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक न्यूरॉन के अंदर दो स्टेप होते हैं, प्री एक्टिवेशन और एक्टिवेशन। तो अगर ये मेरा न्यूरॉन है, सपोज करते हैं मेरा न्यूरॉन है, तो अगर मैंने इसके अंदर एक इनपुट डाला है x1, एक इनपुट डाला है x2, एक इनपुट डाला है x3, तो वो x1 मेरा मल्टीप्लाई होगा w1 से, x2 मल्टीप्लाई होगा w2 से, x3 मल्टीप्लाई होगा w3 से। तो उसके बाद अगर स्टेप 1 की बात करें तो मेरा स्टेप 1 कुछ इस तरह दिखेगा, x1 मल्टीप्लाई बाई w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई w2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाई w3, और प्लस लास्ट में एक बायस। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये वाला जो हमारे पास आंसर निकल के आया है, इसको हम सब, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो ये होता है हमारे स्टेप 2 के अंदर। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे बहुत तरीके के होते हैं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा स्टेप में कैसे कैसे काम होता है। सबसे पहले हम लोग अपना इनपुट पास करते हैं, इनपुट हमारा जाता है, अपने अपने रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद उन सबका एडिशन होता है, और फिर हम लोग एक बायस टर्म को ऐड करते हैं। उसके बाद जब हमारा ये वाला सारा स्टेप 1 हो जाता है तो हम लोग जाते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसके अंदर हम लोग अपने जो भी वैल्यू आई है उसको हम लोग एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डालने के बाद हमारी ये जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग फिर फर्दर हिडन न्यूरॉन या फिर फर्दर आउटपुट लेयर के अंदर भेज देते हैं। तो ये सारा काम होता है हमारे फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग बायस ऐड क्यों करते हैं? तो इसके कई रीज़न है। पहले रीज़न ये कि अगर सपोज करते हैं हमारे जो मॉडल है उसने वेट्स को 0 मान लिया, शुरुआत में तो कुछ भी रैंडम वैल्यू लेता है, तो अगर हमने वेट्स को 0 मान लिया तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसके अंदर हो सकता है हमारी कोई वैल्यू ही ना जाए। इस वजह से वो जो पूरा न्यूरॉन है वो हमारा बेकार हो जाएगा। तो इस वजह से भी हम लोग बायस डालते हैं। एक और रीज़न होता क्या है कि जो हमारा बायस होता है वो एक हमारा कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, एक इंटरसेप्ट की तरह एक्ट करता है। तो हमारा जो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी, तो आप देख सकते हो ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन फिर सारी ऐसे होंगी। अगर हम लोग W1 को चेंज करेंगे तो हमारी लाइन की स्लोप चेंज होती रहेगी, मगर अगर मुझे अपनी लाइन को शिफ्ट करना है, मुझे अपनी लाइन को यहाँ लाना है या फिर यहाँ लाना है, तो मुझे एक बायस ऐड करना होगा यहाँ पे, ताकि वो एक इंटरसेप्ट की तरह कांस्टेंट की तरह ऐड करे, ताकि मेरा जो शिफ्ट हो सके लाइन। तो ये काम होता है बायस का। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको फॉरवर्ड प्रोपगेशन का आइडिया लग जाए। तो मान लेते हैं मैंने आपको एक डेटा सेट दिया है जिसके अंदर मेरा एक इनपुट है 4, एक इनपुट है 5, एक इनपुट है 6, और
कायदे से जो आउटपुट आना चाहिए, जो हमारा टारगेट आउटपुट है, जो रियल आउटपुट है, वो है हमारा 1। यानी कि इस इनपुट को डालने पे मेरा कायदे से ये आउटपुट एक्चुअली में आना चाहिए था, ये मेरा टारगेट आउटपुट है। वेट्स में अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे हैं 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, और बायस मेरा यहाँ वाला बायस है मेरा 0.1 और यहाँ वाला बायस है मेरा 0.2। अब ये मेरा कुछ इस तरह से न्यूरॉन है जिसके अंदर ये मेरी इनपुट लेयर है, ये मेरी हिडन लेयर 1 है। हिडन लेयर 1 क्यों? क्योंकि एक ही हिडन लेयर मैंने मानी है, और ये मेरा आउटपुट नोड है। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरा सबसे पहले मेरा ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर ये मेरे x1 आएंगे, W1 से मल्टीप्लाई होते हुए सारा काम मेरा यहाँ पे होता जाएगा। उसके बाद बायस टर्म ऐड होगा, फिर इस वाले स्टेप में जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा एक एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा। एक्टिवेशन फंक्शन एक आउटपुट देगा, तो उसके बाद यहाँ से मेरा एक आउटपुट निकलेगा। फिर उसके बाद जो कहानी यहाँ पे करी थी स्टेप 1 स्टेप 2 की, वही कहानी मुझे आउटपुट नोड के साथ भी सेम करना होगा। यहाँ पे भी जो मेरा आउटपुट आया वो W4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ वाला आउटपुट, और उसके बाद उसके अंदर एक बायस टर्म ऐड होगा, और उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू है वो मेरी जाएगी स्टेप 2 में यानी एक्टिवेशन के अंदर, और उसके बाद मुझे एक आउटपुट निकल के आएगा, और आउटपुट को मैं अज्यूम कर रहा हूँ वाई कैप या फिर वाई हैट। तो अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा होगा ये वाला हिडन लेयर। इस वाले हिडन लेयर पे क्या हो रहा है, इस वाले हिडन लेयर पे दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले मेरे इनपुट वेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बायस ऐड हो रहा है, और उसके बाद ये जो भी मेरा आया है ये वाला जो मेरा वैल्यू, उसको मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं अपनी ये वाली वैल्यू निकालता हूँ, स्टेप 1 वाली। स्टेप 1 वाली वैल्यू क्या है, सबसे पहला इनपुट मेरा है 4, ये है मेरा 4, ये है मेरा 5, ये है 6, और W1 की वैल्यू है मेरी 0.1, ये है मेरा 0.2, ये है 0.3। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा 4 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से, 5 मल्टीप्लाई होगा मेरा 0.2 से, और 6 मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, और फिर मैं ये वाला बायस ऐड कर दूंगा। तो इसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया 3.3, और ये है मेरा स्टेप 1। अब बारी आती है स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 के अंदर मुझे इन सारी ये वाली जो वैल्यू है ये स्टेप 1 की, उसको मुझे एक एक्टिवेशन फंक्शन में डालना है। अब एक्टिवेशन फंक्शन में कोई भी यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे मौजूद हैं, मगर सिर्फ इस केस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सिग्मोइड फंक्शन। तो ये वाली जो वैल्यू है 3.3 की, उसको मैं पास कर रहा हूँ सिग्मोइड फंक्शन के अंदर। तो मेरा होगा 1/1 प्लस e⁻⁻y, यानी ये वाली वैल्यू, और मेरा आंसर आया 0.96 एक्टिवेशन फंक्शन में पास करने के बाद। अब बात करते हैं, अब यहां से इस वाले न्यूरॉन से, जो ये वाला जो न्यूरॉन है, इससे मेरा जो आउटपुट निकल के आया वो है 0.96। यहां से मेरा निकल के आया 0.96। अब क्या होगा, अब मैं जाऊंगा आउटपुट नोड की तरफ। अब आउटपुट नोड पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा है W4, तो मेरा 0.96 मेरा मल्टीप्लाई होगा W4 से, एक बायस टर्म ऐड होगा B2, ये है मेरा स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, ये वाला जो आंसर है उसको मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा। तो ये होगा मेरा स्टेप 2 के अंदर। तो इसके अंदर भी दो स्टेप होंगे। मेरा सबसे पहले मैं Z को मल्टीप्लाई करूंगा, Z मेरा ये वाला आया है जो मेरा हिडन लेयर में जो आंसर आया, उसको मल्टीप्लाई करूंगा W4 से, उसमें बायस ऐड करूंगा। तो इस तरह मेरा एक वाई डैश आएगा, वाई डैश आया मेरा 0.584। वाई डैश की जगह आप कुछ भी मान लो, मैं ताकि सिंपल रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वाई डैश लिखा है। अब स्टेप 1 मेरा हो गया, तो स्टेप 1 के बाद मैं स्टेप 2 में जाऊंगा, जिसमें ये वाली वैल्यू मैं डाल दूंगा एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। मैं फिर से सिग्मोइड यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि अभी आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा सिग्मोइड क्या होता है। तो अब मैंने वाई कैप मैंने लिया है, वाई कैप के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी है, और मेरा आउटपुट आया है 0.641। तो इस वाले न्यूरल नेटवर्क का, इस वाले पूरा जो मेरा स्ट्रक्चर है, इसका मेरा आउटपुट आया है 0.64, ऐसे मान लो। तो ये जो सारा है इसका मेरा आउटपुट आया 0.641। अब क्या करूंगा, अब मेरा ओरिजिनल आउटपुट क्या आना चाहिए था, कायदे से आउटपुट मेरा टारगेट वैल्यू का क्या था, 1। मेरा YT था 1 मैंने यहाँ लिखा है। कायदे से आउटपुट मेरा आना चाहिए था 1, मेरा आना चाहिए था 1, मगर मेरा आउटपुट निकल के क्या आया, मेरा आउटपुट निकल के आया 0.64199। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक लॉस कैलकुलेट करूंगा। लॉस फंक्शन कोई भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग सबसे कॉमन वाला लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, जो अभी तक आपको सबको पता होगा, मीन स्क्वायर एरर। मैं 1 में से यानी कि टारगेट में से अपना ये वाला वैल्यू माइनस करूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा आंसर आया 0.0648। तो मेरा लॉस आया 0.0648। अब क्या करना है, अब मॉडल की मुझे अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मुझे इस लॉस को कम करना होगा।
मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मुझे लॉस को करना होगा कम। अब लॉस को कम करने के लिए क्या करना होगा, तो अब इस लॉस को मैं कम करने के लिए यूज करूंगा बैक प्रोपगेशन का। बैक प्रोपगेशन क्या होता है आगे की वीडियोस में पता चलेगा, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है। अभी बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हम लोग अपने इनपुट देते हैं, इनपुट हमारे वेट से रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद एक बायस टर्म ऐड होता है और फिर ये वाली जो वैल्यू है हम इसको एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। उसके बाद यही जो स्टेप्स हैं सारे रिपीट होते रहते हैं हर एक न्यूरॉन के लिए, हर एक हिडन लेयर के लिए, हर एक आउटपुट न्यूरॉन के लिए। उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है और फिर आउटपुट में कुछ लॉस होगा, हमारी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में कुछ लॉस होगा। उस लॉस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं बैक प्रोपगेशन का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस को थोड़ा डीप में जानेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, उसकी हमें जरूरत पड़ती क्यों है, और उसके बाद हम लोग दुनिया में जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन प्रेजेंट है उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।